दोस्तों इस लेक्चर में बात करने की कोशिश करेंगे अबाउट द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज और पर्टिकुलरली सेंट्रल एशियन रीजन, ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। बट अगेन मैं इस लेक्चर को पूरी एंटायरिटी में कवर करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बहुत से पैरामीटर्स यहां पे लेके चलूंगा डिस्कशन के लिए, जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर के बारे में बताऊंगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और पूरे वीडियो को एंटायरिटी में कवर करने की कोशिश करेंगे। एक और एड ऑन वीडियो अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो चाबार पोर्ट और इंपॉर्टेंस ऑफ ईरान फॉर इंडिया, जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था, मैं उम्मीद करता हूं आपने या तो वीडियो वो देख लिया होगा, नहीं तो आप इस वीडियो को खत्म करने के बाद वो वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों ये एक पूरा वर्ल्ड मैप है आपके सामने, यहां पे आपको कुछ लोकेशंस देखना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप ये ब्लैक लाइन में देख पा रहे हो, ये मैरीटाइम सिल्क रोड है जिसके थ्रू चाइना पूरे वर्ल्ड में अपना डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। यहां पे आप देख सकते हो जैसे हमारी नेबरिंग कंट्री श्रीलंका में, जिसने अपना हम्बनतोता पोर्ट 99 ईयर्स की लीज पे दे दिया चाइना को। यहां पे आप देख सकते हो जिबाउती में अपने बेसिस बना रहा है। इस तरीके से पूरे मैरीटाइम के थ्रू चाइना कवर करने की कोशिश कर रहा है वर्ल्ड को। अब यहां पे हमने जब ईरान के रिस्पेक्ट में चाबार पोर्ट को डिस्कशन किया था तो मैंने बताया था चाबार पोर्ट की लोकेशन यहां आती है। मैंने आपको कंपेयर करके बताया था किस तरीके से ग्वादार पोर्ट जो है, जो कि चाइना इन्वेस्ट करके डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, ये काउंटर बैलेंस करेगा क्योंकि हमने चाबार पोर्ट में मैक्सिमम पैसा लगाया हुआ है, हम इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली चाबार पोर्ट के कुछ पार्ट को, बट फिर भी ये काउंटर बैलेंस करेगा चाइना के इन्वेस्टमेंट को ग्वादार पोर्ट में। साथ ही मैंने आपको यह भी बताने की कोशिश की थी किस तरीके से जिनजियांग प्रोविंस को ग्वादार से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिस कारण से कि सीपीईसी कॉरिडोर को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। ये सीपीईसी कॉरिडोर क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है, इसी कारण से हम लोग अपोज कर रहे हैं चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। यहां पे मैंने आपको फिर यह भी बताया था कि कौन से सेंट्रल एशियन कंट्रीज होती हैं। ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हमने वहां पे भी डिस्कस की थी, मैं आपको फिर से बताऊंगा। जैसा कि आप फर्स्ट नंबर पे देख पा रहे हो इट इज कजाकिस्तान, ये जो सेकंड नंबर पे देख पा रहे हो ये है उज्बेकिस्तान। इस वाली कंट्री की अगर मैं बात करूं तो ये है किर्गिस्तान। अगर इस कंट्री की बात करें तो ये है तजाकिस्तान, इसकी बात करें तो ये है तुर्कमेनिस्तान। तो 1 2 3 4 5 ये 5 कंट्री मिलकर बनती हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज। यहां पे ध्यान ये रखना है कि तुर्कमेनिस्तान जो कंट्री है, जब हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये कंट्री शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर स्टेट नहीं है। वहीं जब हम एक अशगाबाद एग्रीमेंट, मैं बहुत जल्द आपको इन सारे सबके बारे में बताऊंगा, अभी सिर्फ आप सुन लो। तो ये जो अशगाबाद एग्रीमेंट है इसकी तुर्कमेनिस्तान कंट्री सिग्नेटरी है, मतलब कि मेंबर स्टेट है। वापस से बताता हूं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तुर्कमेनिस्तान मेंबर स्टेट नहीं है। अशगाबाद एग्रीमेंट को साइन किया है तुर्कमेनिस्तान ने, इस कारण से इसकी सिग्नेटरी कंट्री बनती है। अशगाबाद एग्रीमेंट में आपको बार बार क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज अशगाबाद एग्रीमेंट एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है जिसमें कि नॉर्थ साउथ एक पूरी कॉरिडोर स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, जिसके थ्रू सेंट्रल एशियन कंट्रीज को पर्शियन गल्फ कंट्रीज से अटैच या फिर कनेक्ट कराया जाएगा। और जैसा आप देख पा रहे हो कि पर्शियन गल्फ, ये वाला हिस्सा पर्शियन गल्फ का सेंट्रल एशिया से कनेक्ट कर रहा है, ये रहा सेंट्रल एशिया। अब यहां से पर्शियन गल्फ जब कनेक्ट हो जाएगा तो हम इससे बहुत ही आसानी से इधर विद द हेल्प ऑफ मुंबई सिटी और कांडला पोर्ट, मतलब मुंबई पोर्ट या कांडला पोर्ट के थ्रू हम भी पर्शियन गल्फ से कनेक्ट होकर इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये तो बात हो गई दोस्तों कि किस तरीके से सेंट्रल एशियन रीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। मैं आपको और इलेबोरेटली अब लेके चलता हूं पर्टिकुलरली सेंट्रल एशियन रीजन पे। देखो यहां से आप और अच्छे से देख सकते हो, ये है कजाकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने आपको वहां पे अभी पिछली स्लाइड में बताया था ईरान। देखो आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, अगर आपको कैस्पियन सी में एंटर होना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा यहां पे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए भी पुटअप करूंगा। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जितनी कंट्रीज मैं बता रहा हूं उसके अलावा कैस्पियन सी से और कौन सी कंट्री कनेक्टेड है। तो ईरान डायरेक्ट कनेक्टेड है कैस्पियन सी से, मतलब आप डायरेक्ट कैस्पियन सी जा सकते हो ईरान के थ्रू, या फिर एक सेंट्रल एशियन कंट्री जिसका नाम है तुर्कमेनिस्तान, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है कैस्पियन सी से। वहीं अगर मैं कजाकिस्तान की बात करूं तो ये भी डायरेक्ट कनेक्टेड है कैस्पियन सी से। उज्बेकिस्तान नहीं है, किर्गिस्तान नहीं है, तजाकिस्तान नहीं है। कंफ्यूजन होगा आपको उज्बेकिस्तान का, इसलिए याद रखना है कि उज्बेकिस्तान इज नॉट कनेक्टेड विद द कैस्पियन सी। फिर बात करते हैं अफगानिस्तान से।
अफगानिस्तान से बेसिकली 3 कंट्रीज कनेक्टेड है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। ऐसे ही 3 कंट्रीज चाइना से भी कनेक्टेड है, एक है तजाकिस्तान, एक है किर्गिस्तान और एक है कजाकिस्तान। और क्योंकि चाइना से ये 3 कंट्रीज सेंट्रल एशियन रीजन की कनेक्टेड है, यही हमको प्रॉब्लम भी देता है, बिकॉज चाइना की बहुत अच्छी रिलेशनशिप है इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज से विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया, और भी मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। तो बेसिकली आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और कजाकिस्तान जब भी आप पढ़ोगे तो आपको ये याद रखना है कि कजाकिस्तान हमारा मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ी सी सेंट्रल एशियन रीजन की हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की रिलेशनशिप थी हमारी, क्या था हिस्ट्री में, ये जानने की। दोस्तों कुशाना एम्पायर, आपको मैं उम्मीद करता हूं याद होगा कुशाना एम्पायर। आप मुझे बताओगे अभी नीचे कमेंट बॉक्स में कि कुशाना एम्पायर का टाइम पीरियड क्या था। बेसिकली क्योंकि ये एम्पायर दोनों इंडिया और सेंट्रल एशियन रीजन तक अपनी कवर रखता था, इसकी टेरिटरी थी आई मीन। इसी कारण से ये सिल्क रूट, जो रेशम मार्ग उस टाइम प्रिवेलेंट था, उसको ये मैनेज करते थे। तो दोस्तों ऐसे एंशिएंट किंगडम्स हमारे यहां पे जो सिल्क रूट पे डोमिनेंस करते थे वो हमारे यहां से बिलोंग करते थे। इसी कारण से उनको रेंट मिलता था जो कि फर्दर एड ऑन करता था हमारी इनकम को। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है दोस्तों, इसको फर्दर स्ट्रेंथन किया गया मिडिवल एजेस में, जब एडवेंट ऑफ इस्लाम हुआ इनटू इंडिया, और लेटर विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। बहुत से ऐसे रूलर्स हैं, ओरिजिन सेंट्रल एशिया में था। तो दोस्तों यहां पे जो मॉडर्न सेंट्रल एशिया आज आपको देखने को मिलता है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जो कंट्रीज हैं, ये सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज कभी पार्ट हुआ करती थी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का, मतलब सोवियत यूनियन का। मगर 1991 में आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, जब यूएसएसआर कोलैप्स होता है, तो ये सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट बन जाती हैं। आपको पता होगा, मैं उम्मीद करता हूं, कि जब सोवियत यूनियन था, मतलब कि जब ये 5 कंट्रीज रशिया के साथ में मिलकर सोवियत यूनियन, और भी बहुत सारी कंट्रीज थी, जब ये सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करती थी, हमारी रिलेशनशिप इनसे बहुत ज्यादा अच्छी थी। मगर आफ्टर 1991 हमने क्योंकि इस रीजन पे बहुत कम ध्यान दिया, इस कारण से हमारी रिलेशनशिप इससे थोड़ी ढीली पड़ती गई। मगर जैसा कि आप देख सकते हो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, कि अगर हमको सेंट्रल एशियन रीजन में एंट्री मिलती है तो वी कैन मूव ऑन टू वेरियस एरियाज थ्रू दिस लिंक। वहीं दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि हम एंटर तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर हम पाकिस्तान में एंटर हो जाएं, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अगर हम पाकिस्तान में एंटर होके अफगानिस्तान चले जाएं, अफगानिस्तान से तजाकिस्तान, फिर हम पूरे वर्ल्ड ओवर घूम सकते हैं। बट द प्रॉब्लम लाइज हियर, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हमको एंट्री नहीं देता। इसी कारण से हम लोग एक अल्टरनेट रूट को डेवलप करने की कोशिश करते रहते हैं। इसी कारण से चाबार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चाबार पोर्ट के थ्रू हम पाकिस्तान को बाईपास करके इधर थ्रू अफगानिस्तान और थ्रू तुर्कमेनिस्तान हम लोग यहां पे सेंट्रल एशियन रीजन और फर्दर यहां पे रशिया तक कनेक्टिविटी ले सकते हैं। नहीं तो हमको इतना बड़ा, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है, हमको इस ग्रीन लाइन के थ्रू पास होके रशिया तक पहुंचना पड़ता था। खैर ये बात हो गई हिस्ट्री की और थोड़े रीजन की। बात करते हैं अब इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल एशिया के बारे में। सबसे पहला इंपॉर्टेंस बताना चाहूं तो एनर्जी सिक्योरिटी। दोस्तों सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है, दे हैव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स एंड मिनरल रिसोर्सेज, पर्टिकुलरली यूरेनियम। आपको यह बताना है कि यूरेनियम इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा किस कंट्री के पास होता है। इसी के बाद इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बेसिकली जैसा मैं भी आपको बता रहा था कि दे कैन एक्ट एज अ ज्योग्राफिकल ब्रिज बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ एशिया एंड बिटवीन यूरोप एंड एशिया। साथ ही इंडिया को आज, क्योंकि वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी, वी नीड एनर्जी रिजर्व्स और द कंट्रीज विच है एनर्जी रिजर्व्स, तो हम उनसे डिपेंडेंट हो सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं और साथ ही उनको अपने एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी के तौर पे देखें तो दोस्तों आपको पता होगा, देखो जैसे ये रहा पाकिस्तान, ठीक है, और ये रहा आपका अफगानिस्तान। आज ये दोनों ही एरिया बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज्ड है, क्योंकि यहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आपको उम्मीद करता हूं मैं पता होगा, तालिबान का यहां पे डोमिनेंस है। अब होता यह है कि अगर तालिबान यहां पे पावर में आता है, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत जल्द यूएस फोर्सेस बाहर जाने वाली हैं, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो कि ऑलरेडी डिस्टेबलाइज्ड एरिया है, ये और ज्यादा डिस्टेबलाइज हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इट कैन डायरेक्टली अफेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इस कारण से हमें इस टेररिज्म के चैलेंज को मैनेज करने के लिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिस कारण से अगेन इनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। इसी के साथ में यहां पे एक शब्द यूज होता है, गोल्डन क्रीसेंट। गोल्डन क्रीसेंट बेसिकली ओपियम प्रोड्यूसिंग एरियाज को बोला जाता है।
इसमें कौन से रीजन आते हैं मैं आपको ये बता देता हूं। बेसिकली साउथ वेस्ट एशिया, जिसमें अफगानिस्तान, कुछ पार्ट पाकिस्तान का, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का, बलोचिस्तान, जो कि एक बहुत ग्रेव चैलेंज देते हैं इंडिया की स्टेबिलिटी को। इसी के साथ दोस्तों सेंट्रल एशियन नेशन जो है और इंडिया जो है, जैसा मैंने बताया, अफगानिस्तान में नॉर्मलसी लाने के लिए हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं। और साथ ही 4 सेंट्रल एशियन नेशंस पार्ट है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। हालांकि अब इंडिया भी पार्ट है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। और नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो कि और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर स्टेट्स हैं। साथ ही ये भी आपको याद होगा, मैं उम्मीद करता हूं लेक्चर के स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने, तुर्कमेनिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। इसी के बाद में बात करते हैं हमारे एनर्जी रिजर्व्स के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप यहां देख पा रहे हो, तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो कि रुका हुआ है इन्हीं डिस्टेबलाइज्ड कंडीशंस की वजह से। तापी स्टैंड्स फॉर तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। इन 4 कंट्रीज के थ्रू, जैसा कि आप देख सकते हो, गलनिश गैस फील्ड के थ्रू यहां पे हेरात होते हुए, कांधार होते हुए, क्वेटा, मुल्तान होते हुए, फजिल्का में हमारे यहां एंटर होने वाला था। ये बेसिकली हम गैस इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे राइट फ्रॉम द तुर्कमेनिस्तान। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट जो है अभी हॉल्ट पे है। इसी के साथ अगर मैं एक और प्रोजेक्ट की बात करना चाहूं तो ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे तुर्कमेनिस्तान से, जब मैंने आपको बताया था कि दौलताबाद गैस फील्ड जो है ये हेरात, कांधार, क्वेता, मुल्तान होते हुए फजिल्का आ रही थी। यहीं से मुल्तान जो एक पॉइंट है पाकिस्तान में, यहां से ईरान से भी हम जो गैस पाइपलाइन ला रहे थे इसको भी कनेक्ट कर देते और फर्दर यहां पे इंडिया में मूव ऑन कर देते। तो इस तरीके से ये जो आप देख सकते हो असल्लुए, बंदारे अब्बास अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट है ईरान का। उसके बाद में ईरान शहर, उसके बाद में कुजदार, सुई, मुल्तान होते हुए फजिल्का तक हम ईरान के थ्रू गैस रिजर्व लाने की कोशिश कर रहे थे। मगर अगेन ये भी प्रोजेक्ट हॉल्ट पे है क्योंकि यहां पे जो ये एरिया है ये बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज्ड है, जिस कारण से कि हम हमारे इस एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फर्दर इनिशिएट नहीं कर पा रहे। इसी के बाद में अगर थोड़ी सी मैपिंग करना चाहें दोस्तों, तो ये जो आप देख पा रहे हो ये आपको देखने को मिलेगा कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अरल सी लाया करता है। वहीं अगर विद इन कजाकिस्तान की बात करें तो जैसा कि आप यहां पे ये देख पा रहे हो, इसको बोला जाता है लेक बालकश, और ये जो आप देख पा रहे हो इसको बोला जाता है लेक सीमे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल एशियन रीजन, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बारे में आपने बहुत सी चीजें समझी होंगी। आपको लेक्चर पसंद आया होगा, अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट यू कैन हैव अ फ्रूटफुल डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। इन द एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।